नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2 और आज दिन की सियासी खबरों को डिकोड करने के लिए खास मेहमानों का पैनल स्टूडियो में जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से आपका परिचय कराते हैं एक एक करके। आप देख रहे हैं हमारे साथ स्टूडियो में रामकृपाल सिंह जी मौजूद है, वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर चंद्रचूड़ सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज के शो में, और हमारे साथ मौजूद है विनोद अग्निहोत्री जी, राकेश शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकारों का ये पैनल। चर्चा शुरू करेंगे तो आज की सबसे पहली खबर जिसको लेकर बात करने जा रहे हैं हम, बिहार से, जहां नीतीश की पार्टी में हलचल तेज। और बड़ी खबर यह है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि चर्चा है कि ललन सिंह जेडीयू अध्यक्ष पद से इस्तीफा देंगे। माना जा रहा है जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक से पहले ललन सिंह पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और खबर ऐसी है कि ललन सिंह ने नीतीश कुमार से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से मुक्त किए जाने का आग्रह किया था। हालांकि नीतीश कुमार ने उनसे लोकसभा चुनाव तक अपने पद पर बने रहने को कहा था। तो ललन सिंह की विदाई तय मानी जा रही है, और अब सवाल ये कि आखिरकार नीतीश के जो सिपह सलार हैं ललन सिंह, और भरोसेमंद भी माने गए, उनकी ये विदाई क्यों? दरअसल नीतीश को प्रधानमंत्री बनाने का जो सपना है, वहां से लेकर इंडिया का संयोजक बनाने का जो दावा है, इस तरीके के तमाम सपने, दावे, वादे सब किए गए ललन सिंह की तरफ से। सूत्र ये जानकारी देते हैं लालू परिवार से पार्टी अध्यक्ष के तौर पर बढ़ गई थी करीबी ललन सिंह की, और इस वजह से नाराजगी पार्टी के भीतर और उनके बर्ताव को लेकर भी पार्टी के भीतर कई नेताओं में नाराजगी थी, और यही वजह बन रही है ललन सिंह की अध्यक्ष पद से विदाई की। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार इस वक्त मौजूद है। सबसे पहले जरा प्रकाश कुमार से ही समझते हैं, तय माना जाए ललन सिंह अध्यक्ष पद छोड़ने वाले हैं? बिल्कुल रोमाना, ललन सिंह की चुप्पी बहुत कुछ कहती है, और साथ ही जितने भी जेडीयू के बड़े नेता हैं, जो नीतीश कुमार के आसपास करीबी नेता हैं, कोई ये नहीं कह रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस एक ही लाइन, ऐसी कोई जानकारी नहीं, अगर ऐसा है भी तो वो नीतीश कुमार और ललन सिंह के बीच की बात है, उसके बारे में कोई नहीं कह सकता है। तो ये माना जा रहा है कि 29 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह इस्तीफा देंगे, और वही प्रस्ताव आएगा जिसमें नीतीश कुमार दूसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में आपको नजर आएंगे। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये फैसला लेना क्यों पड़ा जी? देखिए, ललन सिंह की नजदीकी पूरी तरह से लालू यादव के साथ और तेजस्वी यादव के साथ काफी माना जा रहा है, और देखा भी जा रहा है। जहां जहां आप देखेंगे तस्वीरें दिखती है कि ये तेजस्वी के साथ दिखते हैं। लेकिन क्या अगर ललन सिंह के हटने से नीतीश कुमार को क्या फायदा होगा? सीटों के बंटवारे को लेकर बातचीत होने वाली है। ऐसे में क्या ललन सिंह टफ बार्गेन कर सकते थे? हालांकि काफी बार्गेनर माने जाते हैं सीटों के बंटवारे के मामले में, जब वो एनडीए के साथ करते थे। तो क्या वैसी स्थिति बन सकती है? जो बाकी नेता है सीटों को लेकर के जो कहा जा रहा है कि कौन मन माफिक सीटें होनी चाहिए, क्या दबाव ललन सिंह लालू यादव पर, तेजस्वी यादव पर बना सकते हैं? तो अभी जो खींचतान की बातचीत चल रही है, ऐसे में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आई हैं। जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा था कि इसे राष्ट्रीय पार्टी बनाएंगे, देश में इन्हें ले जाएंगे, और नीतीश कुमार का चेहरा जो है पूरे देश में लिखेगा। लेकिन ये सब कुछ नजर नहीं आया। यही बड़ी बात है जिसका जिक्र यहाँ पर प्रकाश कर रहे हैं कि जितना कुछ कहा ललन सिंह ने, जितने सपने दिखाए ललन सिंह ने, जमीन पर वैसा कुछ होता हुआ तो नजर नहीं आया। तो कहीं ना कहीं वो विरोधाभास और कहीं ना कहीं उम्मीदों पर खरा ना उतर पाना ललन सिंह के लिए अध्यक्ष पद की कुर्सी जाने की एक बड़ी वजह के तौर पर यहाँ उभर कर सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश। और अब जरा दर्शकों को बता देते हैं ललन सिंह के बारे में कुछ और जानकारियां दे देते हैं। दरअसल असली नाम ललन सिंह नहीं है, असली नाम है राजीव रंजन सिंह, लेकिन ललन सिंह के नाम से मशहूर है। मुंगेर लोकसभा से जेडीयू के सांसद हैं, बिहार जेडीयू के पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और जेडीयू के संस्थापक सदस्यों में एक रहे हैं। जेपी आंदोलन में हिस्सा लिया था। 31 जुलाई 2021 को जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 5 दिसंबर को निर्विरोध फिर से अध्यक्ष बने, लेकिन अब अध्यक्ष पद जाने वाला है, कयास यही लग रहे हैं। और ऐसे में सवाल जो आपके सामने अब हम लेकर आने वाले हैं, नीतीश कुमार के मन में क्या है? ये सवाल बड़ा है, क्योंकि इसी सवाल से कहीं ना कहीं जेडीयू का जो सियासी भविष्य है वो भी जुड़ा हुआ है। प्रोफेसर चंद्रचूड़,
देखिए रोमाना जी, जहाँ तक नीतीश कुमार का प्रश्न है, लंबे दौर तक राजनीति, लंबे समय से राजनीति में हैं और राजनीति में भी सत्ता सुख प्राप्त करते रहे हैं। उसका विशेष कारण यही है कि वो अपने सारे विकल्प खुले रखते हैं, किसी के साथ भी जाने से उनको परहेज नहीं है। राजनीति में कोई अनटचेबिलिटी होती नहीं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण नीतीश कुमार अभी की समसामयिक राजनीति में हैं। लेकिन उससे बढ़कर एक बात जो मैं हमेशा कहता रहा हूं, ये है कि क्षेत्रीय दल जो होते हैं, उस क्षेत्रीय दल में आप देखेंगे कि आमतौर पर मुख्यमंत्री और क्षेत्रीय दल की अध्यक्षता एक व्यक्ति के पास होती है या फिर ऐसे व्यक्ति के पास होती है जिसकी राजनीतिक निष्ठा पूर्ण रूप से उस मुख्यमंत्री या उस व्यक्ति के पास हो जो क्षेत्रीय दल का मैस्कट होता है, पूरा भरोसेमंद, सिर पे सलाम। इसलिए जब भी आप देखेंगे, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने के लायक है या सक्षम है, तो विगत वर्षों में भी आपने देखा नीतीश कुमार जी ने पहले जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, फिर शरद यादव जी के साथ, फिर आरसीपी सिंह के साथ, कभी भी जब भी जनता दल यूनाइटेड में खास करके किसी व्यक्ति ने कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना चाहा है तो नीतीश कुमार उसमें सामने आ गए हैं जी। ये भी हो सकता है कि मुझे जैसा लग रहा है कि जो मुंगेर संसदीय क्षेत्र है उसमें भी कुछ जटिलताएं बढ़ रही हैं और उस जटिलताओं को पार करने के लिए ललन सिंह के लिए ये एक विकल्प हो सकता है कि वो लोकसभा में खास करके राजद के साथ हाथ मिलाएं। तो जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं उस नज़दीकियों के वैयक्तिक कारण भी हो सकते हैं और उस वैयक्तिक कारण से भी ये पूरी संभावनाओं का जो बाजार है वो गर्म है। नहीं, वो तो वैसे ही जेडीयू और आरजेडी तो साथ में ही थे, तो फिर अलग से नजदीकियां ज्यादा बढ़ाने की मुंगेर में अगर आप फंसे हुए हैं उस लिहाज से उसका तो कोई पॉइंट बनता नहीं है। तो मतलब फिर तो यही माना जाए कि पार्टी दो फाड़ होने की कगार पर है और ऐसे में ललन सिंह जो ये नहीं चाहते हैं कि आरजेडी से साथ छूटे, बीजेपी की तरफ झुकाव हो और इसी वजह से ये सारी बदलाव की कवायद जो देखी जा रही है। विनोद जी, अब देखिए क्या कारण है, ये तो नीतीश कुमार जानते होंगे, ललन सिंह जानते होंगे। हम लोग तो खाली बाहर से अनुमान लगा सकते हैं अपने अपने तरीके से, जैसे भी प्रोफेसर साहब ने बताया स्थानीय कारण क्या हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ललन सिंह, चूंकि नीतीश जी और ललन सिंह के संबंध राजनीतिक से हटके व्यक्तिगत संबंध भी बहुत नज़दीकी रहे हैं और दोनों एक समय था, कुछ समय के लिए ललन सिंह नीतीश से अलग भी हुए थे, एक दौर आया था वो, और बाद में फिर उनके बीच में दोस्ती हुई और फिर वापस वो नीतीश जी के साथ आ गए। दरअसल ये बात सही है कि जनता दल यूनाइटेड जैसी पार्टी या आरजेडी या समाजवादी पार्टी, इनमें जो है एक ये व्यक्ति प्रधान पार्टियां हैं और व्यक्ति प्रधान पार्टी में आप किसी को भी अध्यक्ष बना दीजिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दीजिए, उसका वो वही करेगा जो नेता चाहेगा। अब ललन सिंह राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार नहीं कर पाए पार्टी का, ये ललन सिंह की जिम्मेदारी, गलती नहीं है। वो तो नीतीश जी जैसा चाहेंगे वैसे, वो चाहे आरसीपी सिंह रहे हो, चाहे ललन सिंह रहे हो, चाहे कोई भी रहे, अध्यक्ष पद पे कोई भी हो, लेकिन डोर जो है वो मुखिया के हाथ में है और वो नीतीश कुमार डोर रहती है। ठीक है। यही अब अखिलेश यादव किसी को भी अध्यक्ष बना दे, लेकिन जो अखिलेश जी चाहेंगे होगा वही। तो इन पार्टियों में ही रहता। मुझे लगता है कि कुछ और मसला है और जो अभी शायद कार्यकारिणी की बैठक जिस दिन होगी उस दिन कुछ चीजें सामने आएंगी। ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए, ये जो थ्योरी है कि आरजेडी के साथ नजदीकी पड़ रही थी, जी, तो आरजेडी के साथ नजदीकी पड़ रही थी, तो दिक्कत क्या, आरजेडी और जेडीयू के तो लाइन सी है। हाँ। अगर वो एनडीए के साथ रह रहे होते और फिर आरजेडी से नजदीकी पड़ती तब समझ में आता, या बीजेपी से नजदीकी पड़ने खबरें आती, तो जैसे आरसीपी सिंह के साथ हुआ था। इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि क्या माना जाए, जेडीयू जो है क्या वो दो फाड़ होने वाली है और एक धड़ा जेडीयू का बीजेपी की तरफ जाने वाला है और इसी वजह से आरजेडी के साथ ललन सिंह की नजदीकियों की जो बात जिसका जिक्र प्रोफेसर साहब ने किया, वो यहाँ वजह बन रही है कि ललन सिंह अध्यक्ष पद से हटाए जाएं। रामकृपाल सर। रोमाना जी, अब तक जितने डिस्कशन हुए हैं और जिस तरह से पिछले 24 घंटे से खबरें आ रही हैं, उस पर तो मैं केवल एक बात कहूँगा जी कि निकले थे कहाँ जाने के लिए, पहुँचे हैं कहाँ मालूम नहीं। अभी ये हो रहा था, इंडिया अलायंस बना जी, शुरुआत नीतीश जी ने की, लक्ष्य था कि मोदी को सत्ता से बाहर हटाना है और एक बीजेपी के एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट खड़ा करना। कई बैठकें भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन ये जो घटनाक्रम चल रहे हैं आज, देखिए हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आरजेडी कहीं ना कहीं तो है आरजेडी वर्सेस जेडीयू। तो कहाँ तो आप सब मिल करके 28 और 26 या जितने भी हों एक विकल्प तैयार करने चले थे। अभी तक मैं जो आज भी पेपर में है कि 31 तक डेडलाइन है और 29 तक जेडीयू और आरजेडी का ही अपना झगड़ा या जेडीयू का अंदरूनी मैं कहूँ। तो कुल मिला के देखिए, मैं एक बात कहूँगा
नीतीश कुमार जी की जो राजनीति रही है 2014 से, वो उन्होंने राजनीति में, आप राजनीति कीजिए, वहाँ पे व्यक्तिगत किसी से द्वेष या जिसको कहते हैं ना कि एक प्रतिस्पर्धा, सबसे पहले नीतीश कुमार थे जिन्होंने कहा था कि बीजेपी एक्सेप्टेबल है लेकिन मोदी एक्सेप्टेबल नहीं है, याद कीजिए। ठीक है। और मायावती और नीतीश कुमार ये दो थे जिन्होंने सबसे पहले कहा खबरदार, 2013 में ही कह दिया था। वहां से आप चले, अब फिर जब आप हार गए और आपने उस समय कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री पद की छोड़ दूंगा, सर आपने क्योंकि 2013 का जिक्र किया, वहां हाँ। से बहुत उतार चढ़ाव आए। एक और बड़ी खबर आ रही है सर, मुझे वो लेना है। नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, उनका बयान आया है, पार्टी के अंदर कोई विवाद नहीं, वो कह रहे हैं। अशोक चौधरी अभी ललन सिंह के इस्तीफे की खबर को भी खारिज कर रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार ने अशोक चौधरी से बात की है, सुनिए जरा। हमारे साथ अशोक चौधरी जी। अशोक जी, ये इस्तीफा दे रहे हैं क्या ललन? देखिए, ये हमारे दोनों, ललन सिंह और हमारे नीतीश जी, एक हमारे शीर्षस्थ नेता हैं पार्टी के, और हमको तो आज तक हमें जानकारी नहीं है कि कोई इस्तीफे की बात है या ललन सिंह जी के हटने की कोई बात है। ये तो एक पॉलिटिकल बज़ क्रिएट किया गया है बिहार में कि इस तरह की कोई बात हो रही है। और जहाँ तक सुशील मोदी जी का है, अब सुशील मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और जनता दल यूनाइटेड में क्या हो रहा है उसकी कंट्रोवर्सी को हवा दे रहे हैं, बयान दे करके कि जनता दल यूनाइटेड में क्या कंट्रोवर्सी है उसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में कुछ ठीक नहीं हो। तो बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी का पार्ट है उनका। बीजेपी को ये दिखाना कि हाँ भविष्य में जनता दल यूनाइटेड में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये इसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपना बीजेपी का स्पेस क्रिएट कर रहे हैं। हमको नहीं लगता है कि इसमें नीतीश जी तो हर वो सबको लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं और उनको हम समझते हैं कि लंबे समय में कब क्या करना है नहीं करना है उसकी जानकारी है। उसके लिए ना वो किसी से एडवाइस लेते हैं, वो ना किसी से सब चीज़ों की चर्चा करते हैं और ना किसी को ये सब चीज़ बताते हैं। तो ये बयान आप सुन रहे थे अशोक चौधरी का। बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर, और सामने लोकसभा चुनाव है, ऐसे में क्या रहेगा जेडीयू और नीतीश का दाव, इस पर हमारी नजर है। चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देश का पॉलिटिकल शो समय 12 से 2 देख रहे हैं आप। नीतीश की पार्टी में हलचल को लेकर बीजेपी के नेता हैं सुशील मोदी, सांसद पार्टी के, एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। सुशील मोदी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन नीतीश को पीएम का उम्मीदवार बना देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ये सिर्फ सपना ही रह गया। सुशील मोदी का कहना है ललन सिंह का इस्तीफा तो तय है, सुनिए। सुशील जी, आखिर ये नीतीश जी के मन में चल क्या रहा है, क्योंकि आपने सालों तक उनकी राजनीति देखी, अभी भी देख रहे हैं, चल क्या रहा है, क्या आकलन कर पा रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार दुविधा में फंस गए। एनडीए का दरवाज़ा उनके लिए बंद हो चुका है और यूपीए यानी जो इंडी गठबंधन है उसमें असहज महसूस कर रहे हैं। जो वो ये सोच कर छोड़ कर गए थे कि एनडीए में तो प्रधानमंत्री बनने की कोई गुंजाइश नहीं है या राष्ट्रीय स्तर पर कोई रोल प्ले करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन इंडी गठबंधन में जाने के बाद उनकी जो स्थिति वहाँ बनी है तो वहाँ भी वो निराश और हताश हैं। उनको और उनके लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री पद के सबसे योग्य उम्मीदवार वही हैं, उनके नाम पर सहमति बन जाएगी और नहीं तो कम से कम कन्वीनर बन जाएंगे ताकि राष्ट्रीय स्तर पर कोई रोल प्ले कर सके। तो इसलिए वहाँ से भी निराश और हताश हैं। अब जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो अब इंडी गठबंधन छोड़कर कहीं और जाएंगे। वहीं पर वो जितना बार्गेन कर सकते हैं बार्गेन करेंगे। और देखिए, उनका जो दल है जनता दल यू, जिस दिन उन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया तेजस्वी यादव को, उस दिन के बाद से उनके दल में उहापोह की स्थिति है। आधे से ज़्यादा लोग हैं जो बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो राजद के साथ जाना चाहते हैं। और अब सवाल ये कि प्लान 24 फिक्स क्या है नीतीश की पॉलिटिक्स। शुक्ला जी, ये नीतीश की दुविधा मतलब जेडीयू में टूटता है? हम जेडीयू में टूट की चर्चा कर रहे हैं रोमाना जी, जबकि मुझे ये लग रहा है कि ये जो संकेत है वो इंडी गठबंधन में टूट कर दे रहे हैं। यदि जेडीयू टूटी तो इंडी गठबंधन भी टूटेगा और जो व्यक्ति इंडी गठबंधन की बुनियाद डाला है वही व्यक्ति बुनियाद खोदने के लिए कारण बनेगा। अब आप देखिए कि राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण होता है व्यक्ति की प्रासंगिकता। ललन सिंह जी और सुशील कुमार मोदी जी, ये दोनों बिहार की राजनीति में बहुत ही प्रासंगिक व्यक्ति हैं,
ललन सिंह जी आरजेडी के साथ गठबंधन कराने में और सुशील कुमार मोदी जी भाजपा के साथ गठबंधन कराने में। ये दोनों के दोनों जो है एक तरह से सारथी थे नीतीश कुमार जी के लिए। आज ललन सिंह जी जब पूरी जेडीयू को आरजेडी में ले जाने की तरफ बढ़ने लगे तो फूंक फूंक के कदम रखने वाले नीतीश जी को ये बात कैसे सहन होगी। ऐसे में साफ है कि ललन सिंह बाहर होंगे और जेडीयू में टूट हो सकती है, लेकिन वही टूट इंडी गठबंधन में टूट का कारण बनेगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। कुल मिलाकर नीतीश की सियासी दुविधा ऐसी कि जेडीयू में टूट को लेकर सवालिया निशान यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। तो देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप, जिसका समय है 12 से 2 और अब आपको सीधे अयोध्या लेकर चलूंगी मैं, जहां 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। लेकिन उससे पहले आज मंदिर ट्रस्ट की तरफ से पत्रकारों को नवनिर्मित मंदिर के परिसर में ले जाया गया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारी सहयोगी मनु गेलोईवाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं मनु गेलोईवाल से किस तरीके की तस्वीरें देखने के लिए मिली हैं आज जब पत्रकारों को भीतर ले जाया गया नवनिर्मित राम मंदिर के दर्शन के लिए। रोमाना, मैं सबसे पहले तो बता दूं अयोध्या से सभी को, अगर मैं ये कहूं कि अयोध्या से राम राम तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पहला तल बनकर तैयार है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है ये, और हम इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको एबीपी न्यूज पर दिखा रहे हैं। इस मंदिर की क्या खासियत होगी, देखिए मैं इस समय प्रथम तल के सामने खड़ी हूँ और ये प्रथम तल, ये सीढ़ियाँ 32 सीढ़ियाँ सीधा आपको ऊपर लेकर जाती हैं और मंदिर के साथ साथ आपको रामलला के दर्शन भी कराती हैं। भगवान यहाँ पर 5 वर्ष के होंगे, यानी कि 5 वर्ष का बच्चा जिस तरह से एक धनुष लेकर खड़ा होगा, ठीक उसी तरह से यहाँ पर रामलला की भी तस्वीर, उनकी मूर्ति आपको देखने को मिल जाएगी। उसकी तैयारियां तो जनवरी में उसका फैसला होगा, क्योंकि 3 मूर्तिकारों को ये काम दिया गया है। लेकिन आज मैं आपको इस मंदिर के भाव और इसकी भव्यता, इन दोनों बातों के बारे में बताती हूँ। पहला ये कि जिस तरह से सैकड़ों वर्ष बाद अब रामलला को टेंट से लेकर इस मंदिर तक लाया जाएगा, यानी टाट से लेकर ठाट की कहानी जिसे हम आम भाषा में कहते हैं वो तो है ही, लेकिन यहाँ ये रखे मकराना के मार्बल, ये पत्थर, ये शिलाएं और उसके साथ लगातार युद्ध स्तर पर हो रहा ये काम, ये बता रहा है कि कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन नहीं, अगला 1 महीना। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। सीधे रुक करते हैं अयोध्या से, हमारी सहयोगी जातिका भी इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं जातिका से। जातिका, आप राम मंदिर के किस हिस्से में यहाँ पर मौजूद हैं और आप कौन सी तस्वीरें दिखाएंगी? जी देखिए रोमाना, जिसका इंतजार दर्शकों से था और तमाम इंतजार के बाद अब वो पहली झलक देखने को मिल रही है राम मंदिर के दूसरे हिस्से में, यानी कि जहाँ से सेकेंड एंट्री होती है, दूसरी एंट्री होगी, वहाँ पर मैं मौजूद हूँ। निर्माणाधीन राम मंदिर परिसर की तस्वीरें हम एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और तमाम जो सुख सुविधाएं हैं, चाहे वो जल उपचार संयंत्र की सुविधा हो, यहाँ पर उसकी तैयारी चल रही है। मंदिर परिसरों में बुजुर्गों, दिव्यांगों और असहाय लोगों की आवाजाही को किस तरह से सुगम बनाया जाएगा, उसके लिए रैंप यहाँ पर तैयार किया जा रहा है और उस रैंप की तस्वीरें भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ से होकर लोग अंदर पहुँचेंगे या कहें जो खास देखने के लिए आने वाले दर्शक हैं वो अंदर पहुंचेंगे, दर्शन करने के लिए अंदर पहुंचेंगे। राम ट्रस्ट मंदिर के महासचिव चंपत राय से भी हमारी बात हुई थी, तो चंपत राय जी का ये कहना है कि ये जो एक प्रोजेक्शन है, ये जो एक प्रस्तुति है, ये भव्य परिसर के एक लैंडस्केप प्लान को साझा किया गया है और इसमें 70 एकड़ यानी कि 70 एकड़ की जमीन का करीब 70% हिस्सा हरित क्षेत्र होगा, यानी कि ग्रीन एरिया होगा। आसपास का जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, जहां पर फिलहाल कई सारे जो निर्माणाधीन सामग्री लगी हुई और रखी हुई दिखाई देगी, यहाँ पर बड़े सुंदर पेड़ लगाए जाएंगे, कई जगह पर फाउंटेन्स लगाए जाएंगे। तो एक बार जरा जो दर्शक है उनके लिए इमेजिन करना बड़ा आसान हो जाता है तस्वीरों के जरिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कुछ बिल्कुल रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। शिरीन हमारी सहयोगी भी यहीं राम मंदिर परिसर से ही इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और शिरीन, क्योंकि 22 जनवरी को यहाँ पर रामलला अब यहाँ प्राण प्रतिष्ठा होनी है, सवाल मेरा ये है कि अभी तो पीछे तस्वीरों में देखकर ऐसा लग रहा है कि बहुत सा काम बाकी है, तो कोशिश यही कि जल्द से जल्द हर काम पूरा कर लिया जाए। और तमाम जो अलग अलग
बिल्कुल। और देखिए रोमाना, आप तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कोशिश यही हो रही है। अयोध्या पूरे शहर में तो उत्सव का माहौल है ही, लेकिन आप जरा इन तस्वीरों के जरिए देखिए, पीछे भव्य और दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर फिनिशिंग का काम किया जा रहा है, लेकिन आप उससे नीचे देखेंगे तो देखिए जिस तरीके से यहाँ पत्थरों की फिनिशिंग का काम हो रहा है, पॉलिशिंग का काम हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो देश के कोने कोने से आए यहाँ पर मजदूर हैं वो लगे हुए हैं और दिन रात इसी तरीके से ये काम यहाँ पर होता रहता है। रोमाना, हमें आज इजाजत मिली है ताकि हम अंदर आकर अपने दर्शकों को दिखा सकें कि काम किस तरीके से किया जा रहा है। तो आप वो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाइए। देखिए यहाँ पर ये पीले हेलमेट लगे हुए तमाम जो मजदूर हैं वो इसी तरीके से यहाँ बिना रुके दिन रात भगवान श्री राम के मंदिर को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये अब काम पूरा करना है। और सिर्फ ये उनके लिए काम नहीं है, ये उनकी भक्ति है, ये उनकी आस्था है और लगातार यही कोशिश की जा रही है कि बस जल्द से जल्द ये मंदिर तैयार हो जाए। और देखिए हम इस वक्त उस द्वार पे खड़े हैं जहां से चढ़कर जब आप अंदर जाएंगे तो गर्भगृह की तरफ बढ़ेंगे और 2 एकड़ में बना हुआ, वैसे तो ये 67 एकड़ में बना हुआ पूरा मंदिर परिसर है, लेकिन सिर्फ अगर हम इस मंदिर की बात करें तो ये 2 एकड़ में बना हुआ है। आयुषी भी मेरे साथ है। आयुषी, बिल्कुल मंदिर परिसर में आने की इजाजत मिली है? बिल्कुल शिरीन, जिस पल का इंतजार था हम सभी को, उस पल का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं ये भव्य, ये दिव्य वही मंदिर है जिसका बेसब्री से इंतजार सब लोग कर रहे थे कि एक झलक इसकी हमें मिल जाए। आप देखिए आज मीडिया को इजाजत दी गई है और किस तरीके से लगातार यहाँ पर काम हो रहा है। एक बड़ी टीम, एक्सपर्ट्स की टीम की निगरानी में ये पूरा काम किया जा रहा है। हर चीज पर बारीकी से काम किया जा रहा है। मंदिर की हर दीवार, हर जो स्तंभ है उस पर पूरी नक्काशी की जा रही है। हर एक इसको अलग रूप देने का पूरा कोशिश की जा रही है ताकि अलग ये मंदिर दिख सके। और आप देखिए 70 एकड़ से ज्यादा जमीन पर ये मंदिर बन रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राम मंदिर परिसर में आप देख रहे हैं किस तरीके से राम काज में जुटे हुए यहाँ पर श्रमजीवी, श्रम योगी, क्योंकि 22 जनवरी वो तारीख है जब यहाँ राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी इस भव्य दिव्य राम मंदिर में। और आगे बढ़ते हैं, अब जरा राजनीति किस तरीके से ये राम का नाम जो है वो जोरदार तरीके से गूंज रहा है, उठाया जा रहा है, ये जानना भी जरूरी हो जाता है। राम मंदिर को लेकर एक तरफ तो उत्साह है और दूसरी ओर सियासत तेज है। राहुल के करीबी माने जाते हैं सैम पैत्रोदा, उनका बयान आया मंदिर को मुख्य धारा में नहीं ला सकते, ये कहना है सैम पैत्रोदा का। प्रधानमंत्री मंदिर में ज्यादा समय देते हैं, मुझे ये सभी चीजें बहुत परेशान करती हैं, धर्म को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। When nation is all involved in Ram temple, Ram Mandir, Diya Jalao, okay, that bothers me. To me, religion is a personal thing. Don't confuse it with national agenda. National agenda should focus on education, employment, growth, economy, inflation, health, environment, pollution. उसकी तो बात होती नहीं है। बात होती है हिंदू टेंपल की, बात होती है राम भगवान की। दिस इज नॉट हाउ यू बिल्ड ए मॉडर्न नेशन। तो सैम पैत्रोदा को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब धर्म जो है वो पर्सनल चीज है, राष्ट्रीय एजेंडे के रूप में इसको पेश मत करिए। और कटघरे में बीजेपी को खड़ा करते हुए कि साहब कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एजेंडे के तौर पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए बीजेपी ये काम कर रही है। तो राजनीति के राम किसका बनेगा काम, विनोद जी? शुक्ला जी की बात आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन नहीं, मुद्दा बदल गया। मुद्दा बदल गया। चलिए देखिए, राम का राजनीतिक लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को मिला ही है, राम नाम का, राम मंदिर के आंदोलन का। 1988 में जब पार्लियामेंट अधिवेशन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को अपने एजेंडे में शामिल किया और उसके बाद अडवाणी जी रथ यात्रा लेके निकले, मंडल के खिलाफ उनका मंडल आया, तो तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो ग्रोथ हुई है उसमें राम मंदिर आंदोलन का एक बहुत बड़ा योगदान है। और एक तरह से राम जो एक समय में जिनको हम सब लोग जो है आस्था के प्रतीक थे, उनको एक राजनीतिक रूप से तो दिया ही गया है। भाई कोई भी ऐसा चुनाव बता दीजिए जिसमें भारतीय जनता पार्टी जय श्री राम का नारा लगा के न लड़ी हो, जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो है राम मंदिर का को आगे रख के न लड़ी हो, उसका एजेंडा है। अब सैम पैत्रोदा साहब ये बात कह रहे हैं तो सैम पैत्रोदा साहब को समझना चाहिए इस बात को कि जो पार्टी घोषित रूप से राम मंदिर को और राम को अपना एजेंडा बना रही है तो उसके काउंटर में उनके पास क्या है। ठीक है, सैम पैत्रोदा साहब अपनी सोच है, उन्होंने अपनी बात कही है और काफ़ी हद तक मैं भी सहमत हूँ उनकी बात से। मेरा भी मानना धर्म बहुत निजी
वस्तु है, धर्म का राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर देश का बहुसंख्यक समाज इसको मान रहा है तो या तो उसके खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव अब लेके आइए जो लोग स्वीकार करें और मजबूती के साथ आप स्वीकार करें। लेकिन जब तो वो राजनीति में इस्तेमाल, ये तो जो विरोधी है उनका नजरिया हो सकता है ना, ये तो विरोधी धर्म का सम्मान के तौर पर भी देखा जाएगा। तो यहाँ पर सैम पित्रोदा जो है, ये तो उनकी परेशानी के तौर पर देखा जाना चाहिए, राजनीतिक परेशानी, कि उनको लग रहा है कि साहब अगर माहौल जो है वो पूरी तरीके से राम मंदिर के इर्द गिर्द बुना जाएगा, वो भी ऐसे समय में जब 24 का चुनाव सामने होगा, तो फिर हो सकता है लोगों का रुझान बीजेपी की तरफ हो जाए और इसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़े। तो आत्ममंथन क्या कांग्रेस को नहीं करना चाहिए? तो दिव्य भव्य राम मंदिर में तेजी से कार्य पूरा किया जा रहा है, क्योंकि 22 जनवरी वो तारीख जब रामलला प्राण प्रतिष्ठा यहां अयोध्या के इस दिव्य भव्य राम मंदिर में होगी। आप देख रहे हैं किस तरीके से रामकाज में जुटे हुए यहां पर जो श्रमयोगी हैं वो नजर आ रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच जो राजनीति शुरू हुई है वो भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। रामकृपाल सर, मैं रोमाना जी, अभी जो सैम पित्रोदा जी कह रहे थे, अच्छी बात वो कह रहे थे, लेकिन मैं एक याद दिलाना चाहता हूं कि सैम पित्रोदा का नाम इस देश ने जाना राजीव गांधी के चलते। राजीव गांधी, सैम पित्रोदा बहुत अच्छे थे, दोस्त थे, और राजीव गांधी जी इनको लेके आए। और जब सैम पित्रोदा साहब आए, आपको याद कीजिए, वहाँ का ताला राम मंदिर का खुलवाया राजीव गांधी ने, शिलान्यास करवाया राजीव गांधी ने, और 89 का इलेक्शन अनाउंस हुआ तो पहली मीटिंग अयोध्या में राजीव गांधी ने की और कहा कि रामराज हम लाएंगे। सैम पित्रोदा साहब तब थे, इनको राजीव गांधी को समझाना चाहिए था कि आपने मंदिर का ताला खुलवाया, शिलान्यास करवाया, और आज ही बहुत सारे कांग्रेसी कह रहे हैं कि हमने ताला खुलवाया था। तो ये सैम पित्रोदा का बयान है, इस पे डर दिखता है? नहीं, मेरा यही कहना है कि देखिए, सैम पित्रोदा साहब भूल गए होंगे, इसलिए मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आप राजीव गांधी कितने करीबी थे, आप उनके सलाहकार थे, और ये जब घटनाएं हुई तो आपने क्या राजीव गांधी से कहा था कि ये धर्म की राजनीति मत कीजिए, हिंदुस्तान के लिए महंगी पड़ेगी। मेरा केवल ये कहना है कि चाहे कोई भी पार्टी हो, यूएन ममता बनर्जी चंडी पाठ करती हैं, सीताराम येचुरी को महाभारत के पात्र याद आने लगे, स्टालिन जो है वो कहते हैं, मैनिफेस्टो में लिखते हैं कि मैं तीर्थ यात्रा कराऊंगा। तो भाई मेरा ये कहना है कि देखिए, ये सांस्कृतिक, आपने यहाँ पर नाम लिया है तो ये भी बताना महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीताराम येचुरी को भी जो निमंत्रण दिया गया था राम मंदिर के उद्घाटन के लिए, उन्होंने उसमें जाने से मना कर दिया, और यही कहते हुए कि साहब धर्म जो है वो बहुत ही पर्सनल मामला है, उसको इस तरीके से नहीं करना चाहिए, राजनीतिक इस्तेमाल इसका। आइए देखिए रोमानी जी, सवाल ये उठता है कि क्या हकीकत है और क्या हम हकीकत से राजनीति को अलग कर सकते हैं? जमीनी हकीकत क्या है? जमीनी हकीकत ये है कि धर्म हमारे आस्था का प्रश्न है और राजनीति में आस्थाओं का अभिव्यक्त होना भी स्वाभाविक ही है। जमीनी हकीकत मतलब अगर हम इसको जन भावना कहें तो बिल्कुल, ये लोक भावना है, जन भावना है, और राम आस्था का प्रश्न है। राम, याद रखिए 1990 के दशक से जो राजनीति में मोड़ आया, ये उसका एक लॉजिकल कल्मिनेशन है। आप उसकी उपेक्षा करके विदेशी सेक्युलरिज्म, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म की अवधारणा को आप बाहर से बैठ के मजबूत कर रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, वो एक वक्तव्य आपका निजी मामला हो सकता है। पर सवाल यह भी है, क्या धर्म के आधार पर जो वर्षों से भारत में जातीय राजनीति चल रही थी, जो अलग अलग खंडों की राजनीति चल रही है, समावेशी राजनीति की अगर शुरुआत होगी तो उसमें अगर धर्म का योगदान है तो उसमें क्या परहेजी हो सकती है? कोई परहेजी नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि कांग्रेस को पित्रोदा जी जैसे लोगों ने से ही बचना चाहिए, क्योंकि ये शायद कांग्रेस को जमीनी हकीकत पर आने ही नहीं देंगे। आपने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे लगता है शुक्ला जी को आना चाहिए। और ये तो एक ऐसा मुद्दा है ना, वो जो अलग अलग जातियों में बटा हुआ हिंदू समाज है उसको जोड़ने का काम करेगा, तो ये तो एक तरीके से एकता के तौर पर भी इसको तो देखा जा सकता है। शुक्ला जी, फिर पित्रोदा साहब को इतनी दिक्कत क्यों? दो चीज़ें समझिएगा। आज सैम पित्रोदा जी अंग्रेजी में देश की जनता को समझा रहे हैं कि धर्म की राजनीति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहली बात, देश का बहुसंख्यक अंग्रेजी नहीं जानता जो राम का भक्त है, तो उनकी बात कैसे कम्युनिकेट होगी, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, उत्तर प्रदेश चुनाव में पहली बार हमें पता चला कि सैम पित्रोदा जी बढ़ई समाज से आते हैं। उसके पहले पित्रोदा जी किस समाज से हैं कोई सब जानता ही नहीं था, तो आपको जाति बताने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय वो ये है कि 80 के दशक से लेके आज तक कांग्रेस राम के मुद्दे में दुविधा से बाहर नहीं निकल पाई।
और आज सैम पित्रोदा का ये बयान, तो क्यों ना पूछा जाए कि राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी बैकफुट पर, और इसी वजह से सैम पित्रोदा जैसे कांग्रेस के एक नेता का ये बयान सामने आता है। सवाल बड़ा है।